वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडिया टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। हमने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में इंडिया के जो कपड़े थे उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि हमारे यहाँ से क्लोथ्स बहुत ज़्यादा जा रहे थे, तो इंग्लैंड के लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारी इम्पोर्टिंग को। आज हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। कॉम्पिटिशन विद द इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड to a research for the technological innovation in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John, which increases the production of the traditional spinning. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि 1764 में एक स्पिनिंग जेनी नाम की टेक्नोलॉजी आ गई थी, जो कि किसके द्वारा इन्वेंट हुई थी, जॉन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा विच इंक्रीजेज द प्रोडक्शन, जिसने क्या किया था, हमारे प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था ट्रेडिशनली। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, फिर इन्वेंशन हुआ किसका, स्टीम इंजन का, जो कि रिचर्ड के द्वारा हुआ था। उसके बाद 1786 ने रेवोल्यूशनाइज द कॉटन टेक्सटाइल वीविंग क्लोथ कुड नाउ बी वोन इन द इंक्रीज क्वालिटीज एंड चीपली टू। फिर हमारा स्टीम इंजन आ गया था, जिसका इन्वेंशन हो गया था रिचर्ड के द्वारा 1786 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरीज हो गए थे। और हमारे यहाँ क्या हो रहे थे, कपड़े जो हो रहे थे वो थोड़े चीप रेट में बनने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे स्पिनिंग जेनी की एक डेफिनेशन दी गई है। स्पिनिंग जेनी क्या होता है, अ मशीन बाय विच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट, एक ऐसी मशीन होती थी जिसको सिंगल वर्कर ही ऑपरेट कर सकते थे। विच थ्रेड वॉज स्पॉन एंड व्हील, उसने व्हील को रोटेट कर करके हमको व्हील हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी और उससे हमारा काम भी बहुत ज़्यादा ईजिली हो गया था। हाउएवर द इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यूड डोमिनेट द वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। अब हमारा इंडियन टेक्सटाइल जो था वो डोमिनेट हो रहा था कब, 18th सेंचुरी में। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, जैसे डच हो गई, फ्रांस हो गई, इंग्लिश हो गई, ये बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, प्रॉफिट कमाने लगी थी। दीज कंपनी परचेज द कॉटन सिल्क, ये क्या कर रही थी, हमारे कॉटन सिल्क को परचेज करती थी, इंडिया से ही पहले इम्पोर्ट करती थी, और हमें बदले में हमें कपड़े देने होते थे, हमें सिल्वर देती थी उनके बदले में। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो हमारी कंपनी थी वो क्या कर रही थी, पॉलिटिकल पावर उसको मिल गई थी ब्रिटेन को, सॉरी बंगाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कब्जा करके रखा था। तो ये क्या करती थी, हमारे यहाँ से इंडिया कंपनी ने जो पावर इनकी पूरी ले ली थी इन्होंने। अब ये क्या करती थी, हमारे यहाँ हमको प्रीशियस मेटल इनको देने नहीं पड़ते थे। अब आराम से इनका रेवेन्यू, ये किससे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने लगी, छोटे छोटे पीजेंट्स और फार्मर्स से ये क्या करने लगी, रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी। एक बार मैं आप लोग को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे पावर ले ली थी, यानी कि हमारे सभी जगह पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहां से सिल्वर आता ही नहीं था और क्योंकि प्रीशियस मेटल जो हमें देने नहीं पड़ते थे, तो अब वो लोग क्या करने लगे थे, वो आराम से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, किससे, पीजेंट्स और जमींदार से, और इंडिया से काफी ज्यादा कपड़े खरीद लेते थे सस्ते में। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 17 हम पढ़ेंगे, वेयर वर द मेजर सेंटर ऑफ विविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। आप लोग को ये मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, अलग अलग विविंग सेंटर्स हैं। जैसे कि आप लोग ये स्टार देख रहे हैं, स्टार दिया हुआ है, अलग अलग तरीके के सिम्बल्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्लेन व्हाइट हो गया, चेक्स और स्ट्रिट हो गया, चिंद हो गया, सिल्क हो गया। यहाँ पे ये मैप में सारी चीजें लोकेट हैं। अब हम पढ़ेंगे फिगर नंबर 8 में, विविंग सेंटर्स बने हुए हैं। इफ यू लुक एट द मैप यू विल नोटिस द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। आप अगर मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन हमारा अर्ली 19th सेंचुरी का कैसा था। बंगाल वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, जो बंगाल था हमारा वो क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर माना गया था, विच वॉज लोकेटेड इन द न्यूमरस रिवर इन द डेल्टा। प्रोडक्शन सेंटर ऑफ बंगाल कुड ईजिली ट्रांसपोर्ट, जो प्रोडक्शन सेंटर था हमारा बंगाल का, वो क्या कर रहा था, ईजिली ट्रांसपोर्ट कर रहा था अपने गुड्स। डू नॉट फॉरगेट दैट अर्ली 19th सेंचुरी रेलवे हैज़ नॉट डेवलप। उस टाइम पे क्या हुआ था, रेलवे उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं था, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट जाता था, ये जो भी हम गुड्स परचेज वगैरह करते थे, एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट होता था, वो ज़्यादातर किससे होता था, रिवर्स के थ्रू, सी के थ्रू हो जाता था, या फिर इंपोर्ट हमारा रेलवेज के थ्रू। तो रेलवे तो उस टाइम पे डेवलप हुई नहीं थी, तो बाकी सारे व्हीकल्स के थ्रू होता था, रोड के थ्रू होता था हमारा सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट।
डेका इन द ईस्टर्न बंगाल, जो डेका थी हमारी ईस्टर्न बंगाल में। नाउ द बांग्लादेश वॉज द टेक्सटाइल सेंटर इन 18th सेंचुरी। बांग्लादेश जो थी वो फॉरमोस्ट हो गई थी टेक्सटाइल सेंटर में 18th सेंचुरी में, और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कोरोमंडल वगैरह दिया हुआ है, अलग अलग यहाँ पे सब जगह लोकेट किए गए। जैसे गुजरात हमारा बहुत ही फेमस माना गया था, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। तो आप ये मैप में अच्छे से लोकेट दिए हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु वर द वीवर्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे आखिर वीवर्स कौन थे। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, वीवर्स वॉज बिलोंग टू द कम्युनिटी दैट स्पेशली। वीवर्स कौन होते थे? जो कि बहुत वीविंग में एक्सपर्ट होते थे, एक तरीके के स्पेशलिस्ट होते थे जो कि वीविंग का काम करते थे। देयर स्किल वर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उनकी स्किल क्या होती थी? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होती जाती थी। द तंती वीवर ऑफ बंगाल, जो तंती वीवर थे बंगाल के, जुलास के थे नॉर्थ इंडिया में। अब यहाँ पे क्या होता था? वीविंग का काम होता था। आप देखेंगे कि कैसे वीविंग का यहाँ पे काम होता था। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज वीविंग। जो पहला स्टेज था हमारा प्रोडक्शन का वो क्या था? वीविंग। अब इसमें कैसे वर्क होता था? इसमें वुमेन भी वर्क करती थी। द चरखा एंड द तख्ती वेंट इन द हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें चरखा होता था, तख्ती होता था, जिसमें क्या होती थी? वीविंग होती थी। थ्रेड को फंसा के वीविंग की जाती थी। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कैसे यहाँ पे थ्रेड लगा हुआ है। इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। चरखा को रोल करना होता था, फिर वो थ्रेड बन जाता था। तो इस तरीके से ये काम हमारा काफ़ी ज़्यादा ईजिली हो गया और बहुत अच्छी तरीके से चरखा के थ्रू स्पिनिंग होने लगी। इसमें थ्रेड की ज़रूरत पड़ती थी वीविंग करने के लिए। इन मोस्ट कम्युनिटी वीविंग वॉज द टास्क डन। बहुत जगह पे क्या होता था? जो वीविंग होती थी वो ज़्यादातर लेंस के थ्रू होती थी। फॉर द कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वॉज कलर। अगर हमको कलर्ड वाले टेक्सटाइल जो होती थी, अगर हमको थ्रेड में कलर वगैरह करना है तो हम उस पर डाई कर सकते थे, उसको सुखा सकते थे। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? रंगरेज। इसे रंगरेज कहा गया था क्योंकि कलरिंग भी होती थी उसमें। फॉर द प्रिंटेड क्लॉथ वीवर्स नीडेड टू। प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स के लिए वीवर्स को क्या करना पड़ता था? हेल्प द स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स। उन्हें स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ती थी, नोन एज चित्रिगर्स। हैंडलूम विविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद द प्रोवाइड द लाइवहुड टू द मिलियंस ऑफ इंडियन। हैंडलूम विविंग मीन्स जो हाथ से बुनाई होती थी, उससे बहुत सारे लोगों को क्या मिल गया था? ऑक्यूपेशन मिल गया था। मिलियंस लोगों को ऑक्यूपेशन मिल गया था। अब हम पढ़ेंगे आप फिगर नंबर 9 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे यहाँ पे तंती वीवर्स जो होते थे बंगाल के, वो कैसे क्या करते? प्रिंट अपना काम चलाते थे, विविंग करते थे। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। कैसे हमारा इंडिया का टेक्सटाइल क्या हो रहा था? डिक्लाइन होता जा रहा था। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन द इंडिया इन सेवरल वेज। फर्स्टली इंडिया टेक्सटाइल नाउ had to complete the British textile in the European and American market। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारा डिक्लाइन हो रहा था इंडियन टेक्सटाइल। जो डेवलपमेंट हुआ था कॉटन इंडस्ट्रीज का ब्रिटेन ने, इंडिया के कपड़े में बहुत तरह से वो क्या कर रहा था? इफेक्ट डाल रहा था। यानी कि इंडिया के कपड़े को या इंडिया की मार्केट्स को वो क्या कर रहा था? बहुत सेवरल वेज में टेक्सटाइल को इफेक्ट कर रहा था। तो ऐसे दो वेज थे। तो पहला वे क्या था? इंडिया की टेक्सटाइल जो थी ब्रिटिश के टेक्सटाइल से कम्पीट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अमेरिका और यूरोप के मार्केट में। सेकेंडली क्या हुआ? एक्सपोर्ट टेक्सटाइल ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजेस। अब एक्सपोर्ट जो हो रही थी टेक्सटाइल की इंग्लैंड में, वो भी क्या हो रही थी? बहुत ज़्यादा हमको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था? हमारे में क्या हो रहा था? ढेर सारे वो लोग टैक्सेस लगा देते थे या बहुत सारा टैक्स लगा दे रहे थे। जब हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाना उन्होंने इंडिया की चीज़ों पे स्टार्ट कर दिया। बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में इंग्लिश made the cotton textile successful outside India goods from the traditional market in Africa, America and Europe। 19th सेंचुरी आते आते तक ब्रिटिश वहाँ पर फैक्ट्री ने कपड़े को क्या, ब्रिटिश जो होते हैं हमारे कपड़े क्या होने लगे? पीछे हटने लगे। अमेरिका में, अफ्रीका में और यूरोप में बहुत सारी जगह विविंग की वजह से लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो क्या हो गए थे? अनएम्प्लॉयड हो गए थे और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। बंगाल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज ने कपड़ा खरीदना हमारे यहाँ से बंद कर दिया था। टोटली हमारे यहाँ से कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। स्टॉप बाइंग लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग। इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज जो थी वो क्या कर रही थी? यहाँ से कपड़ा खरीद ही नहीं रही थी, तो हमको बहुत ज़्यादा क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। इसी तरीके से हमारा जो इंडिया का टेक्सटाइल था वो क्या होने लगा? नीचे गिरने लगा, डिक्लाइन होने लगा।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या लिखा है मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। वी मस्ट स्टार्व फॉर द फूड। अब हम लोगों के पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, इसका मतलब ये है। वहाँ पे क्या होता था, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक वुमेन होती थी जिसके पास पहले घर खर्च चलाया जा रहा था आसानी से। पहले वो वुमेन क्या करती थी, अपना घर खर्च आसानी से चला लेती थी चीज़ों को सेल आउट करके। पर जब से ब्रिटिश आई, ठीक है, जब से ब्रिटिशर्स आए तो वहाँ के क्या हो रहे थे, वहाँ के कपड़े ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होने लगा, वहाँ से हर चीज़ होने लगी। तो हमारे इंडिया का क्या हो रहा था, टेक्सटाइल जो था वो डिक्लाइन होने लगा था। तो इसके पास अब उतने पैसे तक नहीं बचे थे कि ये क्या करे, अपना घर खर्च चला ले। पहले क्या होता था, ये चीज़ों को सेल आउट करके अपना घर खर्च चला लेती थी। इनको पहले क्या मिल जाता था, एडवांस मिल जाता था। तो एडवांस जब इन्हें पहले मिल जाता था तो वो आराम से क्या करती थी, कपड़ा बना लेती थी। बट अब इन्हें एडवांस भी नहीं मिल रहा था। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे वीवर्स को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, बहुत सारे वीवर्स ने अपनी जॉब भी खो दी थी, जॉबलेस हो गए थे बेचारे वो सब। और जो हमारे इंडिया के कपड़े थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगा। ठीक है, ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, टैक्स वगैरह लगने लगा। जो ब्रिटिश के कपड़े थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते थे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप द स्टूडेंट्स यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू।